हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? शहर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? हेलो, ओके क्लास। तो आज स्लाइड्स इसलिए नहीं है, मतलब आज हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है, आप सब ने अपने अपने टॉपिक्स की मेरे साथ डिस्कस करना है। तो जो भी अभी ऑनलाइन है, ठीक है, वो अपना मुझे टॉपिक जो है वो सेंड करते जाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे। वो आप लोगों ने आज ग्रुप्स बना लिए? आप लोगों ने डिसाइड कर लिया? जो 8-8 का ग्रुप ऑलरेडी पहले से बना हुआ था आप लोगों के पास, उनको आप लोगों ने डिवाइड कर लिया कि किन 4 बच्चों ने ग्रुप ए में आना है, किन ने बी में जाना है? हेलो क्लास, स्टार्ट करें? क्लास, मुझे अपना टॉपिक जो है वो सेंड करना स्टार्ट करें। क्लास, आई एम वेटिंग। अभी तक किसी ने नहीं स्टार्ट कर किया। शहर आप बताएं, लाइबा, जिले हुमा, आप लोग किस ग्रुप में हैं? और आप मुझसे कुछ साथ शेयर करें आप लोग। क्लास, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस लेक्चर में आप लोगों की जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। ठीक है, ये डिस्कशन का लेक्चर है। इसमें ये नहीं कि मैं आप लोगों को स्लाइड्स पढ़ाऊंगी, खत्म करूंगी और बस लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसमें ये पूरा घंटा जो है आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नहीं, लाइबा, आपने कहा कि अभी ग्रुप फेलो से कांटेक्ट नहीं हुआ। आपका उनसे क्या लिंक है? आपने तो अपना बनाना है ना टॉपिक, आपका अपना टॉपिक होगा। आप सब ने अपना अपना एक टॉपिक जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उन 4 जो फॉर एग्जांपल आपके साथ जो 3 और आएंगे स्टूडेंट्स, तो इन चारों के मिलके जो मुझे अच्छा टॉपिक लगेगा वो भी मैं आप लोगों के लिए डिसाइड करूंगी ना।
अभी तो आपने अपना बनाना है, आपका किसी से कांटेक्ट है या नहीं है। सही है, आपने अपना एक टॉपिक डिसाइड करना था, फाइनल करना था आज, और वो मुझे बताना था। यार आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड की। शहर आपने पहले क्लासेस अटेंड की हैं मेरे लेक्चर्स। शहर आपने मेरे पहले लेक्चर्स अटेंड किए हैं। शहर नहीं लिए। ओके, क्लास यही तो बात है, आप लोग जब तक सारे बच्चे जो हैं क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो आप लोगों को क्या आइडिया होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या होना है। ठीक है, आंशी क्लिनिकल प्रैक्टिकम वो सब्जेक्ट ही है जिसमें आपका एक टॉपिक मिस हो जाएगा, आपने अटेंड क्लास नहीं की। ठीक है, क्लिनिक तो उसमें जस्ट इसमें आपकी रिसर्च स्टडी है। ठीक है, और इसमें ये जो बातें मैंने एक लेक्चर में बताई हैं, हो सकता है कि वो दोबारा रिपीट नहीं हो। ठीक है, और ये कभी तक आपको जस्ट ये नहीं पता कि टॉपिक क्या है। ठीक है ना, क्लिनिकल प्रैक्टिकम हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिकम। इसमें बेसिकली करना ये है कि आप लोगों ने सब ने जो है अपना अपना एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है। टॉपिक जो है वो कम्युनिटी बेस भी हो सकता है और मैनेजमेंट बेस पर भी हो सकता है, इसको मैंने डिटेल में बताया सब स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो शहर कम्युनिटी बेस में ये बता रही हूँ कि कम्युनिटी बेस में ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करती हैं जिस पे आप रिसर्च करना चाहती हैं, तो कम्युनिटी बेस वो होगा जिसमें आप लोगों के घर पब्लिक से जो है इंटरव्यूज करेंगे, पब्लिक से डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, कोई भी टॉपिक आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये एग्जांपल देके बताया था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, fact of risk factors on the occurrence of cardiovascular diseases। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जी, टॉपिक कोई भी हो सकता है जिस पर आपको लगता है कि रिसर्च आप कर सकती हैं, आप क्वेश्चनेयर्स बना सकती हैं। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत कॉमन टॉपिक था जो मैंने आप लोग को बताया है कि फैक्ट डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ऑन द अकरेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कौन कौन से फैक्टर्स है, इन पर आप लोगों ने अपना क्वेश्चनेयर बनाना था। फॉर एग्जाम्पल उसका डाइट प्लान पूछना था। ठीक है, डाइट प्लान में क्या है कि अगर वो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहा है तो जाहिर है उसके कार्डियक इशू होंगे, कार्डियक डिजीजेज उससे होंगी। ठीक है, इसके अलावा वो सॉल्ट, मतलब डाइट में सॉल्ट कितना यूज कर रहा है। सही है, इसके अलावा सॉल्ट फ्री ले रहा है या नॉर्मल सॉल्ट ले रहा है, ये आप लोग के क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट। इसके अलावा और जो है और कौन से जो है फैक्टर्स जो उसके कार्डियक पर इफेक्ट हो सकते हैं। उसका लाइफस्टाइल इफेक्ट कर सकता है ना, लाइफस्टाइल मतलब कि उसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है। एक्टिव लाइफस्टाइल ये है कि वो मतलब अपने काम जो है ये नहीं कि हर टाइम बैठा रहता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, उसका जो है मेंटल और फिजिकल दोनों वर्क हो कर रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है उसका जो है, फॉर एग्जाम्पल उसने एनर्जी कैलोरी ज्यादा ली भी है तो वो बर्न हो जाएंगे, उसके कार्डियक पे इतना लोड बर्डन नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें ये डिफरेंट आप लोगों ने मतलब क्वेश्चनेयर्स बनाने हैं। तो ये जो है डाटा आपने कहाँ से लेना है, कम्युनिटी से लेना है। कम्युनिटी में इनके पब्लिक से ले रहे हैं तो आपका पब्लिक कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च होगी। ठीक है, और मैनेजमेंट बेस में ये है कि अगर आप यही डाटा मैनेजमेंट से फॉर एग्जाम्पल हेड नर्सेज से कलेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर आप हेड नर्सेज से कलेक्ट कर रही हैं मतलब मैनेजमेंट से डाटा ले रही हैं, कुछ भी कोई भी प्लान उनसे आप क्वेश्चन बना के जो है जैसे उनकी जो है
प्रैक्टिस के बारे में पूछ सकती हैं, हेड नर्सेज का इम्पैक्ट दे सकते, प्रैक्टिस का इम्पैक्ट देख सकती हैं आप पेशेंट केयर पर किस तरह से आता है। ठीक है, हेड नर्सेज ने जाहिर है अपने किनको मॉनिटर करना होता है, अपने अंडर जितनी भी स्टाफ है, ठीक है ना, उनको मॉनिटर करना होता है, जो भी है उन्होंने आंसर रिविजन स्टाफ हेड नर्सेज को होती है। तो मतलब स्टाफ हेड नर्सेज का बिहेवियर अपने स्टाफ के साथ कैसा है और इसका इम्पैक्ट क्या है पेशेंट केयर पर किस तरह आ रहा है। ठीक है ना, ये मैनेजमेंट बेस्ड स्टडी होगी, तो ये सिलेक्ट आपने खुद से करना है। ओके क्लास, तो फिर आप मुझे बताएं। तब आपने जो टॉपिक लिख के भिजवाया है उसको कंप्लीट करें ना, मतलब जस्ट ये कि आपने लिखा जस्ट ऑस्टियोपोरोसिस एंड डाइटरी पैटर्न। ठीक है, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड डाइटरी पैटर्न। ठीक है, आपने ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है कि इफेक्ट ऑफ डाइट, ठीक है, ऑन अकरेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, मतलब कि पूरा एक सेंटेंस बनाएं। ये आपका टॉपिक एक पूरा होता है ना, जस्ट ये नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस एंड डाइटरी पैटर्न। ये ऐसे लग रहा है जैसे दो अलग अलग बातें आप कर रही हैं, तो इनको एक सेंटेंस में कंप्लीट करें। ठीक है, कि आप किसका इफेक्ट किस चीज पर देखना चाहते हैं। आप डाइट का इफेक्ट जो है ऑस्टियोपोरोसिस की अकरेंस पर देख रहे हैं, देखना चाहती है ना, तो इसको इसी तरह बनाएं, एक सेंटेंस में लिखें। क्लास आप सबको एक दूसरे के ये जो है टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। क्लास आप सबको ये दिखाई दे रहे हैं कमेंट्स स्टूडेंट्स के। हेलो हेलो क्लास, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को। ओके सबा, जो आपने ये अभी सेंटेंस लिखा है टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी पैटर्न, ठीक है ना, तो ये जब ऐसे बात लिखते हैं टू करके लिखते हैं तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है ना, कि आप ये स्टडी करना चाहते हैं, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टाइटल में टू ये ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते टाइटल जब बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स मीन वो होते हैं जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स आप किस तरह होंगे कि आपके जो हैं स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होंगे जो आप अचीव करना चाहेंगे। ठीक है ना, अपनी जो आप मस्ट अचीव करना चाहती हैं अपनी स्टडी में। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, ठीक है, इसमें आपने मतलब मैक्सिमम जो है मिनिमम जो मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्टिव्स बना लें। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बनाएंगी इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी पैटर्न, ठीक है ना, कि आपने जस्ट डाइटरी पैटर्न का
अच्छा, अगर आप जस्ट, मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि डाइटरी पैटर्न को लेकर चलेंगे तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में ना मतलब बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप डाइट को छोड़कर मतलब सारे फैक्टर्स देखें ना कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑस्टियोपोरोसिस को लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, डाइट है वो अच्छी डाइट ले रही है पर उसे इस चीज का नॉलेज नहीं है कि उसे क्या क्या चीज लेनी चाहिए बैलेंस डाइट की। ठीक है, कि जो बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वुमेन्स को जहाँ से आप डाटा ले रही हैं उन्हें इस चीज की अवेयरनेस है ही नहीं है। ठीक है ना, डाइट के बारे में कुछ और नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप इसको क्या मिस करेंगे अपनी स्टडी में? आप ऑस्टियोप्रोसिस को लेकर चले। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस के साथ डाइटरी पैटर्न अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएं। ठीक है, इस तरह 3 ऑब्जेक्टिव्स बना लें: टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डाइटरी पैटर्न इन वुमेन इन अकरेंस ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव बना लें टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ अवेयरनेस। ठीक है ना, अवेयरनेस के बारे में बता दें कि वुमेन्स में अवेयरनेस है तो उसके उसके बेस पर उसकी अकरेंस कम हुई है या नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। एक आप अपना डाइटरी पैटर्न ले लें, एक जो है उसकी अवेयरनेस के बारे में ले लें, और एक तो और देख लें अपनी जो आपको लगता है ना ऑस्टियोपोरोसिस को फैक्टर्स लीड कर रहे हैं उनको लेकर चले। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। टॉपिक नहीं होगा, टॉपिक में टू स्टडी नहीं कर सकते। सब आपको क्लियर हुआ? सभा क्लियर हुआ? और क्लास मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं जस्ट उसी की अटेंडेंस लगाऊंगी जो मेरे साथ अपना तो आज कितने बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है? मैक्सिमम 4 या 5 ने। तो मैं क्या अब इनकी अटेंडेंस लगाऊंगी? मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा मैंने ये क्लियर ही कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में सबके एक एक टॉपिक जरूर बनाओ। अब देखिए वो सबा ने बनाया, मैंने उसे इनकरेज किया है। ठीक है, मैंने उसे ये नहीं कहा उसके मजीद करेक्शन हो गई है कि उसके टॉपिक के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बन गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग कुछ तो करते, एक वर्ड जस्ट कर लेते सेंटेंस। हम जस्ट आपको ये एक एक टॉपिक का मतलब था कि एक एक वर्ड सिलेक्ट करके आइएगा, चूज करके आइएगा। ओके क्लास, लाइबा आपने भी मुझे सेंड किया टॉपिक, तो इसमें आपने लिखा है फैक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन इन्फेक्शन कंट्रोल। ये एक टॉपिक नहीं बन सकता, बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है। ठीक है, कि आपने मतलब हाइजीन को मेंटेन, रोल ही हाइजीन होता है इन्फेक्शन कंट्रोल में। ठीक है, बाकी तो स्टेप्स सब बाद में आते हैं, पहला जो रोल है वो हाइजीन ही होता है। हाइजीन में क्या क्या है, कौन कौन सी बातें हाइजीन में इंक्लूड होंगी? सबसे आपने देखा होगा जब से कोविड आया तब से हैंड वॉशिंग को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, हर कहते हैं कि हर 10 मिनट बाद मतलब मैक्सिमम किसी भी चीज को टच करने के बाद, घर आने के बाद, टच करने से पहले हैंड वॉश करें। जो आपको लगता है कि बाद में आपने इसे वॉश नहीं करना, उस चीज को वॉश नहीं करना। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग की इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि हाइजीन की इम्पोर्टेंस है इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो ये आपका एक टॉपिक बन सकता है। इनफैक्ट आजकल जो है एक इसका मतलब चल भी रहा है ना, ट्रेंड है।
इसका स्कोप काफ़ी होगा, ठीक है। तो आप इन्फेक्शन कंट्रोल पर कर रही हैं, तो हाइजीन में कर रही हैं, तो फिर आप फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चंस बनाती हैं तो किस-किस पर बनाएँगी? हैंड वॉशिंग पर बनाएँगी, हाइजीन में और क्या-क्या बनाएँगी? हैंड वॉशिंग, शावर, ठीक है। इसके अलावा और क्या बनाएँगी? है ना? सिंपल वाटर से या फिर साथ में सोप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? ये भी आपके क्वेश्चन बनेंगे अगर सिर्फ़ आपने हाइजीन को ही लेकर चलना है। अदरवाइज़ अगर आप हाइजीन को ले छोड़कर मतलब ओवरऑल करते तो उसके बाद आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते थे। पर आप अगर हाइजीन को लेके चल रही हैं तो फिर उसमें ऐसे क्वेश्चंस बनाएँगी आप, ठीक है? कि आपको पूछेंगे कि हैंड वॉशिंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये आप पूछेंगी कि हैंड वॉशिंग जो है उन्हें सही से करनी आती भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैं तो हैंड वॉशिंग मस्ट करती हूँ किसी भी खाना खाने से पहले, इवन कि किसी चीज़ को टच करने से पहले, खाने की, फूड की, किसी भी। तो फिर भी उससे इन्फेक्शन हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है? इसका मतलब ये है कि उसकी हैंड वॉशिंग स्किल्स, किसी को हैंड वॉशिंग के स्टेप्स आते हैं? क्लास, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स जिसको भी आते हैं ना, तो मुझे जस्ट इतना बता दें कि कितने स्टेप्स होते हैं। एक प्रॉपर हैंड वॉशिंग, स्टैंडर्डाइज्ड हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कितने हैं? क्लास, बाकी सब बच्चे बताएं कितने स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के? सब बच्चे जितने भी इस टाइम ऑनलाइन है एटलीस्ट वो सब मुझे लिख के बताएं। एक डिजिट ही तो लिखना है, जल्दी जल्दी से लिख के बताएं। क्लास, एटलीस्ट सब बच्चे, हाँ। इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना अच्छा है। इट्स मीन कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्लास 7 स्टेप्स ही बेसिकली होते हैं, ठीक है? तो इन 7 स्टेप्स को आपने ये भी फिर पूछना होगा, ठीक है ना? कि अगर वो हैंड वॉशिंग कर रही हैं तो प्रॉपर वे में, स्टैंडर्डाइज्ड वे में कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है ना? तो इसमें हमने उसको हैंड वॉशिंग के स्टेप के बारे में पूछना होगा, ठीक है? अगर वो इनको फॉलो कर रही है फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर इसका यकीनन कोई ना कोई और कॉज होगी, ठीक है? इन्फेक्शन की कोई और कॉज है, सही है? तो आपका भी टॉपिक ठीक है, ठीक है? आप इसे लेके चल सकती हैं, तो ये आपकी कम्युनिटी बेस्ड स्टडी होगी। आप इससे किस तरह और भी कर सकती हैं। ये मैनेजमेंट बेस्ड भी स्टडी हो सकती है, किस तरह मैनेजमेंट की हो सकती है। मैनेजमेंट में अगर फॉर एग्जांपल आप ये कर रही हैं तो किन से डाटा लेंगे, हैंड वॉशिंग के बारे में किन से आप पूछेंगे, कौन कौन आपके जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स होंगे इसमें, जिनसे आपने अपना सैंपल कलेक्ट करना है, डाटा लेना है, क्वेश्चनर पूछने हैं। मुझे बताएँगे आप कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक से नहीं डाटा ले रही, मैनेजमेंट में ले रही हैं, हैंड वॉशिंग के बारे में, हाइजीन के बारे में, इन्फेक्शन का रोल ऑफ हाइजीन इन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक से डाटा नहीं ले रही हैं, तो और किन से, हॉस्पिटल स्टाफ से ले रही हैं, तो किन-किन से आप डाटा लेंगी? लाइबा, आप बताएँ मुझे। स्टाफ में, बस स्टाफ का रोल होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में और किसी का नहीं होता। इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में स्टाफ का बस रोल है, इन्वॉल्वमेंट है, और कोई नहीं होता हॉस्पिटल में ऐसा कोई बंदा। नर्सेस के अलावा और कौन कौन से स्टाफ से आप लेंगे डाटा ये? नहीं, स्टाफ के अलावा देखिए, नर्सेस के अलावा आप ओवरऑल स्टाफ की बात कर रही हैं कि नर्सेस की बात कर रही हैं?
ये ज़िले हुमा ने मतलब आंसर दिया है कि इसमें हाइजीन का जो है ना, अगर आप मैनेजमेंट में कर रही हैं, मैनेजमेंट में अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम अगर स्टाफ से ले रहे हैं तो इसमें हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ आएगा, ठीक है ना। देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम हैंड हाइजीन कब कब करते हैं, बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। तो जो स्टाफ जो पेशेंट को टच करती हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स वगैरह कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं टच करता पेशेंट्स को। हाँ जी, सारा स्टाफ इंक्लूड होगा, ठीक है ना। क्या आप अच्छा मुझे ये भी क्लास बताएं कि हैंड वॉशिंग जो है हॉस्पिटल में कब कब रिकमेंड करते हैं, स्टाफ्स को हैंड वॉशिंग कब कब रिकमेंड करते हैं, स्टाफ को कब कब हैंड वॉश मस्ट करने चाहिए। आप भी फाइनल ईयर में है ना, तो नेक्स्ट ईयर से आपके भी क्लिनिकल्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों ने करनी है, तो आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप मुझे बताएंगे कि रिकमेंडेड वे कब क्या है, कब कब जो है हमने टच करना है। जी बताएं। जिले उमा गुड। ओके, तो अब आपने देख लिया है ना कि किस तरह। जी, सराउंडिंग्स ठीक है ना, पेशेंट के अलावा सराउंडिंग्स भी। ओके। ओके। ठीक है। जी ठीक है, अब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो क्लास अब ये देखें, बॉडी फ्लूइड्स बोला, पेशेंट बोला, एनवायरनमेंट बोला, सराउंडिंग्स बोला, सही है ना। तो इनमें से अगर आप किसी का भी इसके साथ आपका हैंड टच होता है तो मस्ट है कि आप उसके बाद अपने हैंड वॉश करें, ठीक है ना, एटलीस्ट स्टरलाइज यूज यूज करें, ठीक है। अदरवाइज आप ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होंगे पेशेंट्स के लिए, कि आप पेशेंट को ट्रीट करने के साथ उसे क्या कर रहे हैं, एक तरह से इन्फेक्शन दे रहे होते हैं, सही है। तो सबसे ज्यादा जो है फॉलो कर हैंड वॉशिंग जो है इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने में रोल जो होता है वो स्टाफ का होता है, सही है। आपने ही इस चेन को ब्रेक करना है और आपने ही इसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर देना होता है, ठीक है ना। जैसे ये कि हमारा माइंड है कि हमारा हैंड वॉश जो है, हमने हमारे हैंड साफ है, क्लीन है, पर वो क्लीन नहीं होते, जस्ट दिखाई दे रहे होते हैं। उसके ऊपर इतने जर्म्स होते हैं कि जब आप लोग देखें तो खुद आप लोग कहेंगे कि मेरे हैंड्स नहीं हो सकते, सही है। तो इसलिए हैंड वॉशिंग जो इम्पोर्टेंट स्किल है। ओके क्लास, कोई और बताए। ओके लाइबा, आपका भी ठीक है। लाइबा, आपने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो ये ठीक है, आप भी इस पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि आपके साथ ग्रुप में 4 लोग और 3 लोग और कौन से ऐड होंगे, ठीक है। और इन तीनों से अगर आपका टॉपिक बेहतर हुआ तो हम इसको लेके चलेंगे, अगर उन तीनों में से फॉर एग्जाम्पल कोई और इससे ज्यादा वर्थ का टॉपिक हुआ तो हम उसे। हेलो क्लास, अभी आवाज सुनाई दे रही है।
और मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने अभी टॉपिक सिलेक्शन की बात की है, उसमें वो आप लोग को सुनाई दी थी जब मैंने कहा था कि आप चार में से किसी एक का टॉपिक सिलेक्ट होगा। हेलो, अभी भी नहीं आवाज सुनाई दे रही? हेलो। ओके क्लास, ये बात आप लोगों को सुनाई दी थी जब मैंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल। हेलो अली हमजा, आपको नहीं अभी आ रही? ओके मैविश, आपने ये जो अभी टॉपिक सेंड किया है ये भी अच्छा है। आपको पता है टाइफाइड फीवर जो है ये इतना कॉमन है कि मतलब एक बार किसी को मतलब डायग्नोज ही नहीं जल्दी होता। ठीक है ना, और इसके रीजंस बेसिकली जो है वो मेयर्स जो हैं जो आपने बताए लिखे हैं, तो ये भी ठीक है, आपका टॉपिक ठीक होगा। अभी एटलीस्ट ये है कि आपका आपने टाइफाइड सिलेक्ट तो किया ना वर्ड, तो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सब एटलीस्ट अपना एक एक टॉपिक, टॉपिक में ये होता है कि आपको कौन सी डिजीज या आपको कौन सी मतलब बात सही लग रही है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। सही है। डायबिटीज पे करें, ठीक है। डायबिटीज भी अच्छा टॉपिक है, कॉमन है, हर मतलब कोई भी पर्सन जो है इससे इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज कम्युनिटी से कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, फैमिली हिस्ट्रीज में चलता है वो भी ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब कोई प्रेगनेंसीज में जो है फीमेल्स को ये बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक है ना, डायबिटीज का और साथ में हाइपरटेंशन का। तो आप अगर कम्युनिटी से रिसर्च डाटा लेना चाहते हैं तो आप पूरी पब्लिक को इन्वॉल्व कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप जस्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स से डाटा लेना चाहती हैं तो आप उनको उनको भी मतलब अपने जब डायबिटीज के रिसर्च कर रही हैं तो आप में उसमें स्पेसिफाई कर सकती है ना। सही है, तो जब आप पे डिपेंड करेगा कि आपने अपना सैंपल कहाँ से लेना है, पब्लिक से लेना है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन से लेना है या इसके अलावा फैमिली हिस्ट्रीज जिनकी चल रही है उनसे लेना, क्योंकि वो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आपने जैसे ये कम्युनिटी बेस करेंगी, कम्युनिटी बेस में ही ये होगा कि और मतलब जेंडर इन्वॉल्व होंगे, ऑल एज ग्रुप्स होंगे। अदरवाइज आप जो है प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेसिफाई करके जस्ट उनसे डाटा ले सकती हैं। ठीक है, तो आपका डायबिटीज का भी टॉपिक ठीक है। शहर में आपसे बात कर रही हूँ। ओके, तो अभी ये जो आप लोग मुझे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं ये साथ में थोड़ा बहुत लिख भी रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल शहर ने मुझसे ये बात की। सही है, और जिसने मुझसे जो कह रहे हैं कि वो टॉपिक के बारे में इससे ये होगा कि आपके एटलीस्ट जो है वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, अब समर है, जैसे वो हेपेटाइटिस पर करना चाह रही है, उसने हेपेटाइटिस का लिखा है। अली हमजा, उसने भी हेपेटाइटिस पर कर दिया है। ठीक है, अब ये है कि आप हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है ना, तो आप उनमें से सिलेक्ट करें आप कौन सी हेपेटाइटिस पर रिसर्च करना चाहते हैं। आप हेपेटाइटिस की सारी टाइप्स को लेकर चलना चाहते हैं या जस्ट हेपेटाइटिस ए और ई को लेकर चल रहे हैं या बी और सी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इनको स्पेसिफाई कर ले। अगर आप दोनों इंटरेस्टेड हैं हेपेटाइटिस में तो एक जो है वो बी और सी, क्योंकि इन दोनों का स्प्रेडिंग वे जो है वो बी और सी का ब्लड है। ठीक है ना, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, बट ए और ई का रूप जो है वो और है, डिफरेंट है। फीकल ओरल रूट होता है। ठीक है, तो अच्छा हमसा और समर, आप दोनों डिसाइड कर लें कि आप दोनों ने किस हेपेटाइटिस पर, मतलब मैंने टाइप्स बता दी हैं, ए और ई और बी और सी। ठीक है ना, वैसे इनकी टाइप्स में डी भी आता है, हेपेटाइटिस डी भी होता है। ठीक है, बट आप इन चार टाइप्स पे रिसर्च कर ले, दो दो करके, क्योंकि इनका जो है वो रूट जिनका सेम है वो दो टॉपिक्स एक तरफ से हेपेटाइटिस के टाइप से एक ले ले स्टूडेंट और दो जो है एक स्टूडेंट ले ले। एग्री? अली हमजा और समर, आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ? हेपेटाइटिस स्पेसिफाई करते हैं कि आप किस टाइप पर रिसर्च कर रहे हैं।
ट्राई करें, बताएं। अली हमजा आप भी बताएं। ओके, अली हमजा ने कह दिया वो बी और सी पर करेगा। ठीक है, और समझ आप जो है फिर इस पे कर लें जो मैंने बताया है ए और ई पर। ठीक है, ए और ई जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बी और सी है वो भी दोनों अपनी जगह पे दोनों की वर्थ है। ठीक है, तो समझ फिर आप वही करें ए और ई पर। एग्री? ओके। ओके सिद्रा, आप भी कर रही हैं, पर ये मुझे ये बताएं कि आपको ये गोट के इतने पेशेंट्स कहाँ से मिलेंगे? आप ये जो है डाटा इन्हीं पेशेंट से लेंगे ना, कि उन्होंने ये डाइट यूज कितनी ली थी, या इससे जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए थे, अवॉइड किया था। सिद्रा ये देख लें, अगर आपको इतने पेशेंट्स मिल सकते हैं तो आप ये गोट का टॉपिक सिलेक्ट कीजिएगा। सिद्रा, आपने ये जो मुझे टॉपिक सेंड किया है उसमें आप ये देखें कि आपने इतने पेशेंट्स कहीं पर गोट के देखे हैं या नहीं देखे। ठीक है, क्योंकि आपने जो अपने क्वेश्चनर्स जो अपना क्वेश्चन फिल करवाना होगा, वो आपने इन्हीं पेशेंट्स की हिस्ट्री लेनी होगी ना, डाटा लेना होगा, तो आपके इतने पेशेंट्स कहीं से मिल जाएंगे। ये आपके सैंपल साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह सकती है कि आप जस्ट 20 मतलब पेशेंट से अपना डाटा ले सकती हैं। ठीक है, आप देखें 4 लोग ग्रुप्स में होंगे, तो आप 20 पर्सन्स का डाटा लेके तो एक ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं दे सकते। ठीक है ना, एक ऑथेंटिक कोई मैसेज नहीं कन्वे कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल आपने 30 पेशेंट से डाटा लिया है, तो मतलब आपने जो उसके रिजल्ट्स निकाले हैं उसमें आप ये बात कहें कि ये डेफिनेटली सब पर इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल इस डाइट का जो है इसमें इस डिजीज की अकरेंस में कोई रोल है या नहीं रोल है। ठीक है, इसलिए आपका सैंपल साइज ज्यादा होगा, एटलीस्ट 100 तक तो होना चाहिए। तो ये देख के मतलब आप ये भी देख के, जैसे अब ये आप गॉड के ये सिद्रा ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है क्लास, मैं आप लोगों को सबको इसलिए साथ साथ बता रही हूँ कि आप लोग एटलीस्ट उस टॉपिक पे दोबारा से कोई और स्टूडेंट ना स्ट्रगल करे। ठीक है ना, इसलिए जो मैं सबके साथ उनके टॉपिक्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ। सिद्रा ने जैसे ये कहा है, कहाँ ये इनका चला गया है, रोल ऑफ डाइट एंड यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म इन गोट। ठीक है, तो उन्होंने वो गोट की डिजीज बेसिकली ली है और उसमें वो डाइट और यूरिक एसिड का जो है वो रोल देखना चाहते हैं। तो इसका जो है हिस्ट्री जो है डाटा जो है वो ये पेशेंट से ले सकते हैं, गोट के पेशेंट से ही ले सकती है ना, उनसे डाटा लेके पूछ सकती है ना कि आपने किस तरह की डाइट की या आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह का था, आपको लगता है कि ये रोल इनका प्ले करते हैं या नहीं करते। ठीक है ना, तो फिर इन चारों के रिजल्ट्स को मतलब वो 100 के रिजल्ट्स को कंपैरिजन करके, तो जिस क्वेश्चन पे सबने ज्यादा एग्री किया होगा, तो इनफैक्ट बेसिकली उसी की ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है उस डिजीज की अकरेंस में। तो अब मुझे लगता है गोट के पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं होंगे, तो फिर ये आप देख लें, अगर आपको कहीं से मिल सकते हैं तो आप कर सकती हैं। जी, अली हमजा आपने जो कहा कि हम 4 स्टूडेंट से एक टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, तो हाँ जी, आप चारों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मतलब ये होगा कि आप 100 सैंपल, आपका 100 सैंपल साइज होगा कि आपने 100 जो है पीपल से जो क्वेश्चन आपने बनाने हैं अपने, जैसे हेपेटाइटिस के क्वेश्चंस बनाने हैं, बी और सी पर बनाने हैं, तो आपने 100 पेशेंट से वो डाटा लेना होगा। ठीक है, 100 पेशेंट से। तो हेपेटाइटिस के जो है बेसिकली मोस्टली पेशेंट जो है वो डायलिसिस वार्ड में मिल जाते हैं, डायलिसिस सेंटर से मिल जाते हैं, आप वहां से डाटा ले सकती हैं। ठीक है, ये मतलब आप 100 तो इजली करके आप तो ये बहुत इजी आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, 100 सैंपल साइज इनफ होगा और बहुत इजली आप इसका जो है अपनी क्वेश्चन पूरा करवा सकते हैं।
क्योंकि एक डायलिसिस सेंटर में मैक्सिमम जो है 30-40 पेशेंट जरूर आते हैं। तो आप 2 या 3 डिफरेंट एरियाज से हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे तो आपका डाटा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 4 स्टूडेंट्स हैं तो एक स्टूडेंट ने 25 पेशेंट से डाटा लेना होगा। हम क्लियर हुआ? डाटा सेम होगा। क्वेश्चंस आप सब ने चारों ने मिलके पहले 10 क्वेश्चंस बनाने होंगे हेपेटाइटिस से रिलेटेड। ठीक है, उन 10 क्वेश्चंस को एक पेपर पे जो है वो 10 पेपर मतलब वो आपने 100 पेपर्स उसके प्रिंट करवा लेने हैं। ठीक है, फिर उनको अपने खुद उनसे वर्बली पूछना है और उनको साथ में टिक करते जाना है। तो उसने क्या ऑलमोस्ट जो है 25 पेपर्स जो है उसने फिल करवाने होंगे, 25 सैंपल। अरे हम साहब क्लियर हुआ? ठीक है ना, तो इस तरह आप पे एक बर्डन नहीं आएगा। जस्ट सैंपल साइज लेने में ही हमने अपना सारा टाइम गुजारना, हमने उसे लिखना भी है, हमने मतलब अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट करनी है। बेसिकली लिखने का सारा काम होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने हैं, वो आप चारों लोग 4 स्टूडेंट्स बैठ के क्वेश्चंस बनाएंगे, देखेंगे कि हेपेटाइटिस को कौन कौन से फैक्टर्स लीड कर रहे हैं। ब्लड प्रोडक्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन डायलिसिस में फॉर एग्जांपल, चले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। सब स्टूडेंट्स सुने ताकि आपको पता चले कि आपने क्वेश्चंस किस तरह के बनाने हैं। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी और सी है, अक्रंस है। ठीक है, तो इसमें वो क्वेश्चंस किस तरह के बना सकते हैं। डायलिसिस का पेशेंट है, जब उसके डायलिसिस स्टार्ट हुए तब वो हेपेटाइटिस बी, बी तो इतना कॉमन नहीं है, सी के साथ वो नेगेटिव पेशेंट था। ठीक है, बट 6 मंथ या 1 ईयर कर ले, 2 ईयर्स कर ले, 2 ईयर्स के बाद वो पॉजिटिव हो गया है, हेपेटाइटिस सी उसका पॉजिटिव हो गया है। वो क्यों पॉजिटिव हुआ? ठीक है, हीरा पहले मेरी बात सुनिए। सैंपल साइज का मैं बता रही हूँ कि सैंपल साइज वो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब जैसे वो गोट अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करती है तो वो 200 का सैंपल नहीं ले सकेगी। ठीक है, वो थोड़ी यूनिक स्टडी होती है तो इसमें इतना सैंपल साइज जो अवेलेबल नहीं होगा। अब हेपेटाइटिस का अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत होगा सैंपल साइज आपके लिए। आप जितना भी कर सकेंगे वो हम डिसाइड करेंगे कि आपने कितने सैंपल लेने हैं। तो सैंपल जब लेने हैं, सैंपल मीन कि आपने कितने लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो अब हेपेटाइटिस के बारे में बात करें, डायलिसिस वार्ड में आपने जाके देखना है कि एक पर्सन जो आज से 2 साल पहले डायलिसिस के लिए फर्स्ट टाइम आया था तो वो हेपेटाइटिस सी के साथ नेगेटिव था, बट अब उसे हेपेटाइटिस सी हो गया है। किस वजह से हुआ है? ठीक है, क्या क्या वजह हो सकती हैं? इसमें पेशेंट्स की अपनी पार्टिसिपेशन भी हो सकती है। इसके अलावा स्टाफ्स का भी बहुत रोल होता है। स्टाफ का रोल किस तरह होता है? उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टाफ ने हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट करने डील करने के बाद वही ग्लव्स पहने रखे और दोबारा आकर उसने हेपेटाइटिस जो नेगेटिव पेशेंट था उसकी भी वही बैंडेज वगैरह की, उसी के लिए सब कुछ उसने नीडल्स वगैरह उतारे, तो ब्लड जो है फॉर एग्जांपल के ग्लव्स के साथ लगा था, कुछ भी वायरस है ना, छोटा सा वायरस ही है, अगर वो साथ अटैच है तो वो नेगेटिव पेशेंट को ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह इसमें ये है कि जस्ट पेशेंट का रोल नहीं होता, स्टाफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइजीन में। ठीक है ना, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में। तो आपके क्वेश्चन इस तरह होने चाहिए, पेशेंट से रिलेटेड भी होने चाहिए, स्टाफ से रिलेटेड भी होने चाहिए। ये हेपेटाइटिस की बात कर रही हूँ। इसके अलावा और किससे रिलेटेड होने चाहिए? पेशेंट से, स्टाफ से, और क्या आपको लगता है कि हेपेटाइटिस डायलिसिस के पेशेंट में किनका रोल हो सकता है? अली हमजा, आप भी बताएं, सब बताएं। डायलिसिस सेंटर आप लोग कभी गए हैं? ओके क्लास, आई थिंक टाइम बहुत हो गया, मैं अटेंडेंस ले लूं। इसके अलावा आपने देखा कि डायलिसिस मशीन्स जो होती हैं, मशीन्स का भी बहुत रोल होता है। ठीक है, मशीन्स का रोल किस तरह होता है कि उसके प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है ना, तो मशीनरी की जो डिसइंफेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपने मशीनरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनाने होंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपने देखना है सबको कवर हो हेपेटाइटिस से रिलेटेड।
ओके क्लास, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी स्टूडेंट्स रह गए हैं उन सबको भी आप लोग मैसेज देते हैं कि वो अपना अपना टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है ना। टॉपिक में ये कि जस्ट एक वर्ड सिलेक्ट करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इवन कि आप ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रेस का क्या रोल है, ठीक है ना। पेशेंट की लाइफ पे, स्टाफ्स की लाइफ पे, किसी को भी आप एक वर्ड चूज कर सकती हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस भी ले सकती हैं, स्ट्रेस को लेकर चल सकती हैं कि स्ट्रेस के क्या इम्पैक्ट आते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी हेल्थ पे, ठीक है। वो डिफरेंट फैक्टर्स हम बना लेंगे, तो आप स्ट्रेस को, सिंपल एक वर्ड है, ठीक है। स्ट्रेस का आप ये भी मुझे कह सकते हैं कि मैडम मैं स्ट्रेस पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जस्ट आप लोगों ने अपना एक एक वर्ड जो है, एक एक टॉपिक जो है वो डिसाइड करके आना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके वर्षा, आपने मुझसे पूछा कि इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट, कंप्लीट नहीं आया, ऑन हार्ट डिजीजेस पर आएंगे। हेलो वर्षा, आप ये इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट, क्या हार्ट पे मतलब हार्ट के डिजीजेस पर? स्मोकिंग का जो है बेसिकली असर हो तो आपके लंग्स पर जाना चाहिए ना, लंग्स पर करें अगर आपने करना है तो। स्मोकिंग को अगर लेकर चलना है तो लंग्स के साथ लेकर चलें, ठीक है। हार्ट का भी लीडिंग फैक्टर है, हार्ट डिजीजेस में इन्वॉल्व होता है, बट इसका जो मेन रोल होता है वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं स्मोकिंग से, तो लंग्स को लेकर साथ चले, ठीक है। लंग्स डिजीजेस में जो है स्मोकिंग किस तरह जो है फैक्टर जो इन्हांस करता है लंग्स डिजीजेस को, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट जो है आप ये स्मोकिंग ये कंप्लीट करें सेंटेंस, ठीक है ना, कि किस तरह आपने स्मोकिंग को लेके चलना है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी से स्टार्ट करेंगे वर्दा, आपके टॉपिक से, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके।